नमस्कार, प्रणाम। मैं नदमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय में। पावन ज्येष्ठ मास के प्रथम बड़े मंगल पर बजरंगबली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आप सभी ने, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया होगा। हम लोग लगातार LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के बात कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के बात कर रहे हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB इंटीग्रेटेड कोर्स में थर्ड ईयर का जो आपका 6th सेमेस्टर है, उसमें जो आपका अगला पेपर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो दूसरा हिस्सा है, उसको लेकर के बात करने वाले हैं, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। आपके लिए जो कुछ बड़े सवालों की अगर बात कर लें, कुछ जो सवाल के पूछे जाने की उम्मीद है और पिछले वर्षों में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो उसको लेकर के अगर हम बात कर लें तो सबसे पहला जो सवाल आपकी पहली लाइन का है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप सभी समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते आए हैं, सोशलॉजी में पढ़ते आए हैं। अब उसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आपको समझाना है कि उसका मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते उस संगठन के पास कौन सी विशेष प्रिविलेजेस आ जाते हैं, जिसको विशेषाधिकार कहते हैं, कौन सी इम्यूनिटीज़ मिल जाती हैं, उन्मुक्तियाँ मिल जाती हैं। और जो हाल में चर्चित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं, उनके अगर कुछ आपको क्रियाकलाप याद आ रहे हैं तो हो सकता है उसको जोड़ करके वो चीज़ पूछी जाए। क्योंकि इस वर्ष के जो, इस सेमेस्टर के कहूँ, इस वर्ष के जो प्रश्न पत्र है उसमें लगातार चीज़ों में नई चीज़ें जोड़ करके पूछे जाने का एक नया ट्रेंड आ रहा है। तो पहली चीज़ तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है उसको समझना है, और उसका जो मुख्य विधिक कार्य है, जो लीगल फंक्शंस वगैरह वो क्या करते हैं। उसके साथ में जो कह रहा हूँ, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी जरूर पढ़ लीजिएगा कि उनके पास क्या क्या है। उसके बाद उसी में दूसरी चीज़ है, एक तो आपको लीग ऑफ नेशंस का मतलब समझना है कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये समझा गया कि अगर कोई इस प्रकार का युद्ध को रोकने के लिए व्यवस्था नहीं बनाई गई तो दूसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। खैर, दूसरा विश्व युद्ध हो ही गया, लीग ऑफ नेशन फेल्योर हुआ। तो आपको वहाँ पर लीग ऑफ नेशन के कोवेनांट को यूनाइटेड नेशन के चार्टर के साथ तुलना करके पढ़ना है उन सारे फैक्टर्स के बारे में जो लीग ऑफ नेशंस के कोलैप्स के लिए, फेल्योर के लिए जिम्मेदार रहे। लीग ऑफ नेशंस में क्या ऐसी कमियां थी जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में नहीं है, और जिस वजह से यूनाइटेड नेशन का जो संगठन है, जो उसका प्रारूप है, जो उसकी कार्य प्रणाली है, वो आज भी सफल है, आज भी सशक्त रूप से वो स्थापित है। तो मुख्य आपको जो लीग ऑफ नेशन में और यूनाइटेड नेशन के बीच में अंतर आपको पढ़ना है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के दो महत्वपूर्ण वो है, जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली का जो कंपोजिशन है, जो उसका पावर्स, उसकी पावर्स हैं, उसके फंक्शंस हैं, उसके जो विशेषाधिकार है, वीटो पावर वगैरह है। और दूसरा जो संगठन है सिक्योरिटी काउंसिल, जो दूसरा अंग है सिक्योरिटी काउंसिल। दोनों का जो कंपोजिशन है, पावर है, फंक्शन है, कायदे से पढ़ना है आपको। वीटो को थोड़ा सा देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि कई बार वीटो को लेकर के सवाल पूछे गए हैं, किन लोगों के पास वीटो है, वीटो का पावर का मतलब क्या होता है और किन के पास है। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ देखनी होती है कि जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नियुक्त होता है, उसके चुनाव को थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि उसके महासचिव का चुनाव किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसके महासचिव को उसके पद से हटाया जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए और जरूरी पड़ थोड़ी सी है कि यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर में संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, वो किस प्रकार से होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। उसके बाद जनरल असेंबली के बाद, सिक्योरिटी काउंसिल के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट के तरीके हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे की पद्धति कहें तो दो मुख्य पद्धति हैं। एक तो शांतिपूर्ण तरीका है, बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, मीडिएशन करके, कॉन्सिलिएशन करके, आर्बिट्रेशन करके। और एक प्रक्रिया है कि बाध्य करके, कि भैया तुम्हारे यहाँ बाद से फला देश की जो गैस जा रही है नहीं जाएगी, फला देश का तेल नहीं जाएगा, तुम्हारे जो रास्ते हैं उसको अवरुद्ध कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर का जो आकाश है, तुम्हारे जो समुद्र की जो तुम्हारी सीमा है, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, उसमें हम ये रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। इस प्रकार का, जैसे हमने पोखरण किया तो पोखरण के बाद हमारे ऊपर थोड़े से सैंक्शंस लगे। तो दो तरीके जो है पैसिफिक जो सेटलमेंट है, डिस्प्यूट के जो सेटलमेंट हैं, उनके तरीकों को पढ़ लीजिएगा कि उनके तरीके कौन कौन से हैं, कौन से ज़्यादा प्रभावी हैं। और अगर उस पर कोई लीडिंग केस लॉज है, इसमें जो पैसिफिक है, जिसमें जो बाइंडिंग वाला है, जो मुख्य केस लॉज है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन के चार्टर की हम लोगों ने शुरुआत में बात कर ली कि अमेंडमेंट, उसका मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है। और यूनाइटेड नेशन में जो उसका चार्टर है, उससे तमाम सारी चीज़ें अलग अलग देशों के संविधान में ली गई हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। हमारे यहाँ पर वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, अगर आप वो पढ़ करके जाएंगे तो थोड़ा सा आपका जो जवाब है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। क्रिमिनल कोड के विषय में आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के विषय में पढ़िएगा तो वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ पर अपील की क्या व्यवस्था है, रिवीजन की क्या व्यवस्था है, उस चीज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद जो दोनों ट्रायल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, न्यूरमबर्ग ट्रायल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, टोक्यो ट्रायल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों का जो
किस किस घटना के ऊपर वो आधारित है, और न्यूरम्बर्ग ट्रायल से निकलकर जो चीज़ें आई वो कहाँ पर काम आ रही हैं, टोक्यो ट्रायल से जो चीज़ें निकल करके आई वो कहाँ पर काम आ रही हैं, जीनोसाइड का मतलब क्या होता है, जीनोसाइड को रोकने के लिए कानून कौन से बनाए गए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और एक आखिरी चीज़ जो है, वॉर का मतलब क्या होता है। वॉर का मतलब क्या होता है, युद्धरत राज्य का मतलब क्या होता है, कब कहा जाएगा कि दो स्टेट एट वॉर हैं। वॉर का मतलब क्या होता है, वॉर स्टेट्स का मतलब क्या होता है, बेलिजरेंट स्टेट बोलते हैं। और वहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि जो वॉर के दौरान जो क्राइम हो रहा है, जो वॉर क्रिमिनल्स हैं बोल लीजिए, या जो वॉर के सामान्य रूल्स हैं जिस पर ढेर सारे कन्वेंशंस हैं, जिस पर ढेर सारे कानून हैं, जिस पर कहा गया कि जो सिविलियन के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। अगर एक देश के सैनिक के सामने कोई सिविलियन आता है, सिविलियन पड़ जाता है, तो सिविलियन के ऊपर हमला नहीं करेगा, वो उस देश की सीमा में घुस करके हमला नहीं करेगा, वो उस देश के किसी वृद्ध व्यक्ति के ऊपर, किसी महिला के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर, किसी दिव्यांग विकलांग के ऊपर हमला नहीं करेगा, या किसी प्रकार की ऐसी क्षति नहीं पहुंचाएगा जिसका मुख्य जो उद्देश्य था वो युद्ध से संबंधित नहीं था। तो इस प्रकार का सवाल, वॉर क्राइम का मतलब क्या होता है उसको देख लीजिएगा, ट्रायल दोनों पढ़ लीजिएगा, और प्रयास करिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हो, किसी चीज़ के विषय में लिख रहे हो, तो अगर उसको आप किसी इंटरनेशनल लॉ के केस लॉ से जोड़ पाएंगे, अगर उससे संबद्ध कर पाएंगे, तो आपके लिए वाह हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में और इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में, इंटरनेशनल जब आप ICJ के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर थोड़े से जो आपके पास जो जवाब हैं वो अगर केस लॉज के माध्यम से हो जाते हैं तो वहाँ पर वो बहुत मजबूत हो जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बचते हैं उस चीज़ को करने से, उसको कर लीजिएगा। शायद ICJ रह जा रहा था, तो आप ICJ भी पढ़ करके जाइएगा, और ICJ का जो कंपोजिशन है, फंक्शन है, जुरिस्डिक्शन है, उसको जरूर देख लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। प्रिवी काउंसिल से अगर इसके जो इंडियन जो भारत के लोग इसमें हैं, मतलब कहें भारतीय प्रतिनिधि जो हैं, तो उनके विषय में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि कैसे इसका चुनाव होता है, कितने वर्षों के लिए होता है, इस प्रकार से। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके इस पेपर के लिए। आपके अगले पेपर को लेकर मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।